हाँ जी, मैं हूं हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15, लेकिन यहाँ पे रूल्स की लिस्ट लंबी है। रूल 27 से लेकर रूल 35 तक की कहानी है। और यहाँ पे कुछ सर्कुलर्स भी हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहला सेक्शन यहाँ पे है सेक्शन 15(1) जो बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू की। कोई भी सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो, फिर चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई। बट देयर आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, और दूसरी है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी की जाएंगी तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, इसमें कोई भी डिस्प्यूट या डिबेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर ने अगर कोई मशीन है, उसने मिस्टर ए को बेची 1 लाख रुपए में और वही मशीन मिस्टर बी को बेची 1,50,000 में, ये दोनों ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड है अलग अलग केसेस में। केस 1 में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1 लाख का, इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, इस पर ही जीएसटी लगेगा। और केस 2 में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,50,000 का है, उसी को ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे और उस पर ही जीएसटी लगेगा। यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट डिबेट नहीं होगा अगर वो दोनों कंडीशंस कंप्लाई हो रही है, दैट इज सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। दूसरी बात, यहाँ पे सेक्शन 15 की एक एक्सप्लेनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन में बोला गया कि कोई रिलेटेड पर्सन, कौन से लोग हैं, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। तो यहाँ पे 9 कैटेगरी के लोग हैं, ये आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। तो कोई पर्सन अगर दो अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर है तो वो दोनों कंपनीज रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। उसके बाद में कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स या फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी के लोग आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं। बोला कोई भी एक थर्ड पर्सन दो अलग अलग एंटिटीज को कंट्रोल कर रहा है जिसमें उसका 25% और मोर का वोटिंग पावर है या फिर शेयर होल्डिंग है, तो ये दोनों एंटिटीज आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। कंट्रोल का दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर एक एंटिटी दूसरी को कंट्रोल कर रही है तो ये दोनों एंटिटीज आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। कंट्रोल का थर्ड पॉइंट है, अगर कोई थर्ड पर्सन दो एंटिटीज को कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, परसेंटेज शेयर होल्डिंग की बात नहीं की है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई थर्ड एंटिटी ने इन दोनों एंटिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया है, उनके कॉम्पोजिशन को, उनकी अपॉइंटमेंट को, उनके रिटायरमेंट को या फिर उनकी मीटिंग्स को, तो ऐसी दोनों एंटिटीज आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। एंड कंट्रोल का जो लास्ट पॉइंट है वो बोलता है कि अगर दो एंटिटीज मिलकर किसी थर्ड एंटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये दोनों एंटिटीज आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर लास्ट वाला सेकंड लास्ट पॉइंट है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ये भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। एंड लास्टली सोल एजेंट या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे फैमिली की जो बात बोली है, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, इसका मतलब यहाँ पे जीएसटी में एक एक्चुअली डेफिनेट मीनिंग है। फैमिली की डेफिनेशन में बोला गया कि अगर कोई पर्सन है, उसके स्पाउस और चिल्ड्रन वो हमेशा फैमिली मेंबर्स है, फिर चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन उस पर्सन के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये 4 कैटेगरी के लोग अगर उस पर डिपेंडेंट है, तब वो फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे, वो फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे। तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये उसके रिलेटेड पर्सन है। वापस से ध्यान से समझना, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं देखना। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अगर वो डिपेंडेंट है तब वो फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली रिलेटेड पर्सन होंगे। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, अब हमने देख लिया कि यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया। उसके बाद सेक्शन 15(2) है जो बोलता है इंक्लूजन इन वैल्यू। तो आपको सेक्शन 15(1) में जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू मिला, जो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई था, सेक्शन 15(2) बोलता है कि ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी, दीज आर दी इंक्लूजन इन वैल्यू, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगी। ये 5 चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 15(2)(a) बोलता है कोई भी टैक्सेस हो, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ये सारे टैक्सेस आपको ऐड करने होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होंगे। फिर चाहे वो कोई टैक्स हो, ड्यूटी हो, सेस हो, फीस हो, ये सारी चीजें ऐड होंगी। लेकिन जीएसटी के टैक्स छोड़ दो, अदर देन जीएसटी के टैक्सेस या फिर जीएसटी का कंपेंसेशन सेस, इसको छोड़ दो। इसके अलावा जो भी टैक्स होंगे वो ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कोई म्यूनिसिपल टैक्स हुआ, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी नाम का टैक्स है वो सारे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 15(2)(b) है, यहाँ पे बोला कोई भी ऐसा अमाउंट जो सप्लायर की लाइबिलिटी थी बट पे किया रेसिपेंट ने, इनकर किया रेसिपेंट ने, एंड इस अमाउंट को इन्होंने प्राइस में भी इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसा अमाउंट आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना होगा एज पर सेक्शन 15(2)(b। दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई।
ध्यान रखना, सप्लायर की लाइबिलिटी थी। फॉर एग्जांपल सप्लायर ने कोई डिजाइनिंग चार्जेस पे करने थे, इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में कोई डिजाइनिंग चार्जेस पे करने थे, लेकिन इसने रेसिपिएंट को क्या बोला, अपना 1 लाख रुपए का इन्वॉइस है, मैं तुझे इन्वॉइस सिर्फ 90,000 का देता हूँ, तू 90,000 की पेमेंट मुझे दे दे और 10,000 तू उस डिजाइनिंग चार्जेस वाले पर्सन को दे दे। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, ये लाइबिलिटी एक्चुअली सप्लायर की थी, सप्लायर को उसको पे करना था, लेकिन यहाँ पे पेमेंट की रेसिपिएंट ने, और इन्होंने ये इस अमाउंट को प्राइस में इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसे अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एज पर सेक्शन 15(2)(b। ये था सेक्शन 15(2)(b)। इसके बाद में है सेक्शन 15(2)(c)। यहाँ पे बोला गया कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कोई कमीशन है, पैकिंग चार्जेस है, या फिर एनीथिंग विच इज डन बाय द सप्लायर, सप्लायर ने कुछ भी किया इन रिलेशन टू द सप्लाई ट्रांजेक्शन, और उसने अगर ये काम किया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ऐसे जो भी चार्जेस हैं ये सारे चार्जेस ऐड हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे एज पर सेक्शन 15(2)(c). फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्लायर ने कुछ भी किया, एनीथिंग इन रिलेशन टू सप्लाई, उसने रेसिपिएंट को बोला मैं तुम्हारे गुड्स को पैकिंग कर दूंगा, अच्छे से और पैकिंग कर दूंगा, प्राइमरी सेकेंडरी पैकिंग, बबल रैप कर दूंगा, ये सारी चीज़ें कर रहा है, या फिर बोलता है वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन भी करके दे दूंगा, तो सप्लायर ने जो कुछ भी किया है इन रिलेशन टू दिस सप्लाई ट्रांजेक्शन, और अगर वो किया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ऐसी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सेक्शन 15(2)(c) के नाम पे। उसके बाद में सेक्शन 15(2)(d) है, बोला सप्लायर ने अगर रेसिपिएंट से कोई भी अमाउंट चार्ज किया है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ऐसा जो भी इसने अमाउंट चार्ज किया है ये ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में एज पर सेक्शन 15(2)(d। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। लेकिन इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ चीज़ें और भी अच्छे से समझनी होंगी। इंटरेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो, सप्लायर ने बेचारे ने इन्वॉइस दिया अप्रैल में, सप्लाई के ट्रांजैक्शन का इन्वॉइस बनाया 1 लाख रुपए का अप्रैल में, लेकिन रेसिपिएंट ऐसा निकम्मा, उसने पेमेंट दी दिसंबर में और 1 लाख रुपए की पेमेंट दी, तो सप्लायर ने बोला अब 1 लाख के साथ में तू 5,000 रुपया दे इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये 5,000 रुपया ऐड हो जाएगा सेक्शन 15(2)(d) के हिसाब से, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। लेकिन सप्लायर की कुछ 4 ड्यूटीज हैं, ये चारों चीजें उसको देखनी होंगी। सप्लायर इस 5,000 रुपए के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, उसको बोलते हैं डेबिट नोट, क्योंकि 1 लाख रुपए के लिए तो इनवॉइस जा चुका था, अब इस 5,000 रुपए के लिए सप्लायर को एक डेबिट नोट इशू करना होगा। दूसरी बात, ये जो अमाउंट उसको मिला, ये जो 5,000 रुपया मिला, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो समझना ये 5,000 रुपया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको वो बैक कैलकुलेशन करके जीएसटी का अमाउंट निकालना होगा। तीसरी बात, कोई रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, तो इस 5,000 रुपए पे वही रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो ऊपर ओरिजिनल इनवॉइस में 1 लाख रुपए के इनवॉइस में जो भी टैक्स रेट लगा था, वही टैक्स रेट इस 5,000 रुपए पे लगेगा। और चौथी बात, इस 5,000 रुपए की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी सप्लायर के लिए द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच वैल्यू, जब उसको ये 5,000 रुपया मिलेगा वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी इस 5,000 रुपए के लिए। तो ये चीज़ें समझना इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शन 15(2)(d) था। अब आगे बात करते हैं दूसरे सेक्शन से। सेक्शन 15(2)(e) में बोला कोई सब्सिडी है तो वो भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करनी होगी, सब्सिडी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी, लेकिन सिर्फ वो सब्सिडी, ओनली द सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, ये आपको ऐड करनी है। नीचे नोट में मैंने 2 ऐसी सब्सिडी लिखी है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। एक तो वो सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, अगर ऐसी कोई सब्सिडी मिली है सप्लायर को तो वो आपको ऐड नहीं करनी है, वो 15(2)(e) में ऐड नहीं होगी। दूसरी है ब्लैंकेट सब्सिडी या फिर ब्लैंकेट डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर गुड्स सप्लाई करते जा रहा है, लेकिन उसको सब्सिडी गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिल रही है, उसको एक लमसम अमाउंट मिल रहा है 20 लाख 30 लाख रुपया, दैट इज ये सब्सिडी इज नॉट लिंक्ड विद द प्राइस। तो ऐसी जो ब्लैंकेट सब्सिडी है ये आपको ऐड नहीं करनी है सेक्शन 15(2)(e) में। क्लियरली सिर्फ वही सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। ये था सेक्शन 15(2) पूरा का पूरा इंक्लूजन्स के बारे में कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। अब नीचे सेक्शन 15(3) है जो बात करता है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू। तो जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड करने को मिल जाएगी, एक्सक्लूड कर सकते हैं अलाउड एज डिडक्शन। यहाँ पे 2 तरीके की चीजें हैं। पहला है डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसे डिस्काउंट आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हो, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन कि ये जो डिस्काउंट है इट इज शोन इन द इनवॉइस। अगर सप्लायर ने इस डिस्काउंट को स्पेसिफिकली शो किया है, इनवॉइस में लिखा है, तो ऐसे डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं अलाउड एज डिडक्शन। दूसरे होते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जो सप्लाई ट्रांजैक्शन खत्म हो जाने के बाद में दिए जाते हैं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। ऐसे डिस्काउंट्स यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी। क्लियरली बोला पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर कंप्लाइड। तो तीनों की 3 कंडीशंस कंप्लाई करनी है। पहली कंडीशन ये कि ये जो भी डिस्काउंट है भले ये फ्यूचर में दिया जा रहा है, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई।
दूसरी कंडीशन, ये जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है ये लमसम नहीं है, दिस डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज, तो पर्टिकुलरली इनवॉइस वाइज दिया जाना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, ये जो भी डिस्काउंट है इसके रिस्पेक्ट में रेसिपेंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया है, तो अगर उसने पूरा आईटीसी ले लिया था तो डिस्काउंट के प्रोपोर्शन में जितना भी आईटीसी है वो उसको रिवर्स करना होगा। वो जब रिवर्स करेगा तब जाके सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस हो पाएगी। तो ये तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंप्लाई कर रहे हैं तब वैल्यू ऑफ सप्लाई में से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन अगर तीनों में से एक भी कंडीशंस कंप्लाई नहीं होगी तब आपको ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करने को नहीं मिलेगा। ये था सेक्शन 15(3) की कहानी। अब इससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स हैं, ये सर्कुलर्स भी फटाफट देख लेते हैं। सर्कुलर्स 3 है यहाँ पे, बोला ये डिस्काउंट्स क्या माइनस कर सकते हैं, इनकी डिडक्टिबिलिटी के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया, ये सर्कुलर में बताई गई है। तीन डिस्काउंट्स। पहला है स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट वो होता है जहाँ पे द रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीजेस विद द वॉल्यूम इन परचेज वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो और शॉपिंग में कोई स्टोर में ऑफर है वहाँ पे कि 5,000 रुपये की परचेस करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 की परचेस करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और 30,000 की परचेस करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आपका रेट ऑफ डिस्काउंट बढ़ते जा रहा है और परचेज वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। तो ये वाले स्टैगर्ड डिस्काउंट होता क्या यूजुअली, जब आप बिलिंग काउंटर पर जाओगे तो आपको बिल में ये सारे डिस्काउंट शो किए जाते हैं। दीज डिस्काउंट्स आर शोन इन द इनवॉइस, इसीलिए दीज आर अलाउड एज डिडक्शन। एक तो वो दिए जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड दूसरी इट इज ऑल्सो शोन इन द इनवॉइस, इसीलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में से स्टैगर्ड डिस्काउंट आप एक्सक्लूड कर सकते हो। दूसरे है पीरियोडिक डिस्काउंट या फिर ईयर एंड डिस्काउंट या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो सप्लायर क्या करता है, ये डिस्काउंट फ्यूचर डेट पे देता है, दीज आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। उससे जो परचेज कर रहे हैं वो उनको बोलता है डिस्काउंट हम आपको फ्यूचर में देंगे, आप अभी क्वांटिटी में परचेज करते रहो, हम 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, 6 महीना, साल भर के बाद में, एक पीरियड के बाद में बैठ के देखेंगे कि आपने कितनी हमसे क्वांटिटी परचेज की है और उस क्वांटिटी के ऊपर हम अकॉर्डिंगली डिस्काउंट देंगे। ये भले ही डिस्काउंट फ्यूचर में होता है बट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, इसलिए ये वाले डिस्काउंट्स आप एक्सक्लूड कर सकते हो बिकॉज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। बट यहाँ पे बोला गया कि 2 और कंडीशन है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की, अगर वो कंप्लाई की जाएगी तब आप इस पीरियोडिक डिस्काउंट को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। तीसरा वाला है सेकेंडरी डिस्काउंट, और इसको तो क्लियरली बोल दिया भाई इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, बिकॉज ये जो डिस्काउंट है इट इज़ नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये फ्यूचर में पता चलता है और इसके रिस्पेक्ट में कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। तो क्लियरली बोला जो सेकेंडरी डिस्काउंट है ये आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 3 सर्कुलर्स थे, ये तीनों हमने देखी, ये डिस्काउंट से रिलेटेड थे। यहाँ पे सेक्शन 15(3) की भी कहानी खत्म होती है। अब इसके बाद में सेक्शन 15(4) की कहानी है। सेक्शन 15(4) बोला अगर कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको नहीं मिल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15(1), क्योंकि 15(1) में 2 कंडीशंस है और वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई नहीं होती या दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, तब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई वहाँ से नहीं मिलेगा, 15(4) में आना होगा। और 15(4) में बोला गया कि इफ द ट्रांजेक्शन इज विद अ रिलेटेड पार्टी या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो गई या दोनों की दोनों गड़बड़ हो गई, तब आपको 15(4) में आना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए स्पेसिफिकली रूल 27 से लेकर रूल 31 आपको रेफर करना होगा। तो एक एक करके देखते हैं। पहले है रूल 27। रूल 27 है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दोज केसेस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होलली इन मनी, मतलब कंसिडरेशन है बट इट इज नॉट होलली इन मनी। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको यहाँ पे देखना है। अब फिर वो हो सकता है पार्टली मनी है, पार्टली नॉन मॉनिटरी है, या फिर पूरा का पूरा नॉन मॉनिटरी, तो ऐसे वाले केसेस में आपको रूल 27 में आना है। रूल 27 में यहाँ पे 4 मेथड्स बताए गए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, बट बोला दीज मेथड्स आर टू बी यूज्ड इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, तो आपको मेथड ए, फिर मेथड बी, फिर मेथड सी, फिर मेथड डी, ऐसे जाना होगा। पहले मेथड ए है जिसमें बोला कोई ओपन मार्केट वैल्यू है, इस सप्लाई ट्रांजैक्शन की जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है उसी को ले लेना, यही आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आंसर इससे भी ना मिले तो ऐसे केस में जो भी मेथड बी देखना, मेथड बी में जो भी मॉनिटरी कंसिडरेशन है प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, इन दोनों को जोड़ दो, यही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर इससे भी आंसर ना मिले तब मेथड सी में बोला गया जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी है उस वैल्यू को ले लो, यही आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स या फिर लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी सर्विसेज ले लो, ये आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर इससे भी आंसर ना मिले तो लास्टली आपके पास मेथड डी है, और मेथड डी में बोला मॉनिटरी कंसिडरेशन तो आपके पास है ही है, उसके अलावा जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है उसका मनी वैल्यू निकालने के लिए आप रूल 30 और रूल 31 देख सकते हो इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, मतलब पहले रूल 30 देखना और उसके बाद में रूल 31। तो ये था पूरा रूल 27 की कहानी, इसके 4 मेथड्स। इसके बाद है रूल 28। रूल 28 में बोला गया ये आपको वैल्यू सप्लाई निकालना है
जब कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में या फिर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, बट अदर देन एजेंट। क्योंकि एजेंट्स के लिए यहाँ पे रूल 29 है, नीचे देख रहे हो तुम, तो एजेंट्स के लिए आप रूल 29 देख लेना। उसके अलावा कोई रिलेटेड पर्सन है या फिर दो डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उनके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको यहाँ से रूल 28 से देखनी है। रूल 28 की पहली बात है, यहाँ पे भी 3 मेथड्स है और ये मेथड आपको यूज करने हैं इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, मेथड ए, मेथड बी और मेथड सी। मेथड ए में बोला गया कि उस ट्रांजैक्शन का जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है वही ले लेना, वही आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मेथड ए से आंसर ना मिले तब ऐसे केस में जो भी वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी है उस वैल्यू को ले लो, उस वही आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। एंड लास्टली मेथड सी है, अगर आपको ऊपर वाले दोनों मेथड से आंसर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बोला गया वैल्यू निकालने के लिए यूज करना रूल 30 एंड रूल 31 इन दी ऑर्डर इन द सीक्वेंस। तो पहले रूल 30 फिर रूल 31। तो ये था रूल 28। लेकिन रूल 28 का एक प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो, और ये फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि अगर ये जो ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड और दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में किया जा रहा है इसमें गुड्स सप्लाई किए, सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है, एंड जो रेसिपिएंट है उसने आगे उन गुड्स को एज सच सप्लाई किया, एज सच, तो ऐसे केस में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उस रेसिपिएंट ने अपने अनरिलेटेड कस्टमर्स को जो प्राइस पे लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स बेचे उसकी वैल्यू उठा लो, उसकी वैल्यू का 90% ले लेना, यही आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्लियरली बोला वैल्यू इज इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस विच इज चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू इट्स अनरिलेटेड कस्टमर्स। लेकिन उसी में नीचे और एक पॉइंट है और वहाँ पे ये बोला गया कि दिस इज एन ऑप्शन, दिस इज नॉट मैंडेटरी। सप्लायर चाहे तो ये 90% वाला सिस्टम यूज करे, वरना तो उसके पास 3 मेथड्स है, मेथड ए बी सी, वो उसके हिसाब से अपना आंसर निकाल सकता है। ये 90% वाला जो फर्स्ट प्रोवाइजो ये इसके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद में सेकंड प्रोवाइजो भी है रूल 28 का, और रूल 28 का सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि अगर रेसिपिएंट को, जो रेसिपिएंट है इस ट्रांजैक्शन में, रेसिपिएंट अगर उसको फुल आईटीसी मिल रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तब तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इनके बीच में जो भी इनवॉइस वैल्यू बना होगा उस इनवॉइस वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, उसको डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, और उस ओपन मार्केट वैल्यू से आपकी वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्यूट का पॉइंट ही नहीं होगा, ये सबसे ईजी मेथड है। लेकिन रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। अब आपने रूल 42 43 में देखा होगा कि जो भी सप्लायर है अगर वो एग्जाम सप्लाईज कर रहा है या नॉन बिजनेस सप्लाईज कर रहा है तो उसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर उसको कनेक्ट करो, अगर रेसिपिएंट ऐसा है जिसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती एज पर रूल 42 एंड 43, तब ऐसे वाले रेसिपिएंट जो फुल आईटीसी ले सकते हैं उनके केस में यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, अगर तो ट्रांजेक्शन दो रिलेटेड या दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है। अब एक बार समझना, यह जो फर्स्ट प्रोवाइजो वो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में अप्लाई होगा, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है। बाकी ऊपर जो रूल 28 की बात है या सेकंड प्रोवाइजो है, ये दोनों आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में अप्लाई होंगे। ये थी पूरी कहानी रूल 28 की। इसके बाद में तुम्हारे साथ में दिख रहा है स्क्रीन पे 29 रूल 29, ये है एजेंट के केस में। यहाँ पे बोला गया वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच का ट्रांजैक्शन या फिर एजेंट प्रिंसिपल के बीच का ट्रांजैक्शन, अगर आपको उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है तो यहाँ पे आना रूल 28 में। इसमें दो ही मेथड्स है, लेकिन मेथड ए में उसके अंदर दो ऑप्शन है। पहले बोला जो ओपन मार्केट वैल्यू है वही ले लो, वही इसके ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन उसी में दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको ये नहीं लेना है तो रेसिपिएंट आगे अनरिलेटेड कस्टमर्स को जो लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स जो प्राइस पे बेचता है वो प्राइस पकड़ लो और उसका 90% ले लेना, यही इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। वैल्यू इज इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस विच इज चार्ज बाय सप्लायर विच इज चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू इट्स अनरिलेटेड कस्टमर्स फॉर लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज। तो ये था एजेंट गुड्स का, ये था एजेंट का रूल 28 रूल 29। और यहाँ पे लास्टली ऑप्शन वही दिया है कि अगर उससे भी आंसर ना निकले तो रूल 30 एंड 31 आपको यूज करना है इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद फाइनली रूल 30 आ जाता है। रूल 30 में बोला गया कि अगर आपको ऊपर 27, 28 और 29 इनसे आंसर नहीं मिल रहा है तो रूल 30 ने बोला, अब यहाँ पे सिंपल तरीका बोला, कॉस्ट बेस्ड मेथड, जो भी सप्लायर का कॉस्ट है प्लस 10%, 110% ऑफ द कॉस्ट। तो अगर सप्लायर का कोई सप्लायर एक मैन्युफैक्चरर है तो उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%। अगर सप्लायर एक ट्रेडर है तो वो जो गुड्स लेके बेचता है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10%। और अगर सप्लायर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस प्लस 10%। ये पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। उस वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे निकल जाएगी आपको सप्लायर वाले इस रूल 30 के हिसाब से, दैट विच इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट मेथड। अब वहाँ पे रूल 31 है जो एक रेजिडुअल मेथड है। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको ऊपर 27, 28, 29 एंड 30 ये चारों रूल से आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो ये रेजिडुअल मेथड है। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिलेगा, विल बी डिटरमाइंड विद यूजिंग रीजनेबल मीन्स विच इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स।
लेकिन यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस के एक ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने बोला अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो आप रूल 30 स्किप कर सकते हो एंड यू कैन कम डायरेक्टली रूल 31। तो रूल 30 इग्नोर करके डायरेक्टली रूल 31 में आ सकते हो अगर आप ये सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन है। तो ये पूरी बातें थी रूल 27 से लेके रूल 31 तक और 15.4 का ये यहाँ पे था नेटवर्क। उसके बाद में तुम देखो सेक्शन 15.5 तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे बोला कि अगर कोई सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज है उनके केस में, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के केस में अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो आप यहाँ पे आना, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, रूल 31A से लेकर रूल 35 तक की कहानी है। ये सारे रूल्स आपको रेफर करने होंगे, ये स्पेसिफाइड केसेस में है। तो एक एक करके देखते हैं, 5 रूल्स हैं यहाँ पे। पहला रूल है रूल 31A, ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो, लॉटरी के लिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग निकलेगा और बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग निकलेगा। लॉटरी के लिए बोला 100 वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या करना है आपको, 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट या फिर 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा ये आप ले लेना, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी लॉटरी के लिए। 100 डिवाइड बाय 128 आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये फेस वैल्यू ऑफ द टिकट या फिर जो प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो यहाँ पे 28% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जीएसटी एक्सक्लूड करने के लिए आपको 100 डिवाइड बाय 128 करना होगा लॉटरी के केस में। नीचे देखोगे बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में, तो यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला फंडा नहीं है, तो 100 बाय 128 आपको करना नहीं है। 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर। तो जो भी बेट का वैल्यू है 100% मतलब इक्वल टू, तो जो भी फेस वैल्यू ऑफ बेट है या फिर अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर, यही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में। ये था रूल 31A। उसके बाद रूल 32 है और रूल 32 के अंदर सब रूल्स अलग अलग 5 सब रूल्स है। रूल 32.2, रूल 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, ऐसे 5 अलग अलग सब रूल्स हैं। तो ये सारे रूल्स देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे बोला गया वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर, पहला वाला रूल है रूल 32.2, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग वाली सर्विसेज। 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में बोला जो भी डीलर है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो डीलिंग कर रहा है उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, तो उसका जो भी बाइंग रेट या सेलिंग रेट होगा, जो भी ट्रांजेक्शन उसने बाइंग किया तो बाइंग रेट, सेलिंग किया तो सेलिंग रेट। बाइंग रेट, सेलिंग रेट कंपेयर करना आरबीआई रेफरेंस रेट से और मल्टीप्लाई कर देना टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी उसने जो भी डील की है, इससे आपका आंसर निकल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। लेकिन अगर कोई करेंसी का आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो ऐसे केस में जो भी आईएनआर अमाउंट उसने रिसीव किया है या फिर रुपया अमाउंट उसने प्रोवाइड किया है, जो भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जो भी रुपया अमाउंट उसने लिया है दिया है, उसका 1% ले लेना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन उसके नीचे बोला कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में ना रुपी लिया है ना रुपी दिया है, क्योंकि वो क्लियरली फॉरेन एक्सचेंज था, यहाँ पे डॉलर लिया और पाउंड दिया, तो ऐसे केस में मनी तो आईएनआर तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला पाउंड को आप पहले, डॉलर को आप पहले आरबीआई रेफरेंस रेट लगा के रुपी में कन्वर्ट कर दो और पाउंड को फिर रुपी लगा के आरबीआई रेफरेंस रेट लगा के रुपी में कन्वर्ट कर दो। इन दोनों में से जो भी लेसर वाली वैल्यू होगी उस वैल्यू पे 1% लगा देना, यही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी इस मनी चेंजर वाली सर्विस में, मेथड 1 में। उसके बाद मेथड 2 है और मेथड 2 एक तरीके से इनकम टैक्स स्लैब रेट की तरह है। यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स के लिए अलग अलग रेट्स बताए हैं। अगर जो ये मनी चेंजर है, जो फॉरेन करेंसी डीलर है, इसने जो ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज की है विच इज़ अप टू ₹1 लाख, तो ऐसे केस में जो भी ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज उसने की है उसका 1% ले लेना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन नीचे केस में बोला अगर उसकी जो ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज की है वो 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है, मतलब 1 लाख से 10 लाख के स्लैब में है, तो ऐसे केस में पहला वाला जो 1 लाख है उसके ऊपर 1% लगा देना और 1 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है उस पर 0.5% लगा देना। इन दोनों को जोड़ दो, यही तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। केस 3, अगर जो ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज की है वो 10 लाख से ज़्यादा की है, तब ऐसे केस में जो पहला ₹1 लाख है उसके ऊपर 1% लगा देना, फिर दूसरा स्लैब जो 9 लाख रुपए का है उसके ऊपर 0.5% लगा देना। इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा मैथमेटिकल आंसर आएगा 5,500 प्लस 10 लाख से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है उस पर 0.1% लगा देना। इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। ये था मेथड 2। लेकिन मेथड 2 में क्लियरली बोला कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसकी वैल्यू, ये मनी चेंजर की जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है पर ट्रांजैक्शन, इट शुड बी मिनिमम ₹250 एंड इट शुड बी मैक्सिमम ₹60,000। तो अगर आप मनी चेंजर वाला सेकंड मेथड यूज कर रहे हो और आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 से कम आ रहा है तो 250 ले लेना, और अगर 60,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है सो लिमिट योर आंसर टू 60,000। ये है मेथड 2 रूल 32.2 का। उसके बाद रूल 32.3 है और यहाँ पे बोला गया कि
एयर ट्रेवल एजेंट्स के केस में, एयर ट्रेवल एजेंट्स जो एयर टिकट बुकिंग की सर्विस देते हैं एयरलाइंस को, तो एयर ट्रेवल एजेंट्स ये जो सर्विस देते हैं इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे बोला गया कि अगर उसने कोई डोमेस्टिक बुकिंग करी है तो बेसिक फेयर का 5% ले लेना, और अगर उसने कोई इंटरनेशनल बुकिंग करी है तो बेसिक फेयर का 10% ले लेना। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा एयर ट्रेवल एजेंट्स के केस में जो एयर टिकट बुकिंग की सर्विस देते हैं। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या होगा? अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की पॉलिसी है। पहली पॉलिसी है पॉलिसी विच इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर, तो ऐसे केस में जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा, एंटायर प्रीमियम अमाउंट, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, यही वैल्यू है। लेकिन अगर पॉलिसी ऐसी है विच इज विद अ ड्यूअल बेनिफिट, जहां पे रिस्क कवर भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो ऐसी पॉलिसी का अगर बाइफर्केशन बताया गया है, यहाँ पे 3 टाइप की पॉलिसी इन्होंने बताई गई है। पहली पॉलिसी में बोला, पहला टाइप की पॉलिसी ऐसी है, इफ द अमाउंट विच इज एलोकेटेड टुवर्ड्स रिस्क कवर एंड इन्वेस्टमेंट, अगर ये आपको इंटीमेट किया गया है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, जो भी ग्रॉस प्रीमियम है उसमें से अमाउंट एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ये माइनस कर दो, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी टाइप की पॉलिसी है जहां पे सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, जिसमें अमाउंट एलोकेटेड उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, अमाउंट एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क कवर ये इंटीमेट नहीं किया है, तो जो भी सिंगल प्रीमियम है उसका 10% ले लेना, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एंड लास्टली अदर केसेस में, ये जो पॉलिसी ड्यूअल बेनिफिट वाली पॉलिसी है जहाँ पे आपको अमाउंट जो बाइफरकेटेड है वो इंटीमेट नहीं किया है, तो ऐसे अदर केसेस में जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका 25% ले लेना अगर पॉलिसी का फर्स्ट ईयर है, और पॉलिसी के सेकेंड या सब्सिक्वेंट ईयर में जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका 12.5% ले लेना, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये पूरी बात थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। उसके बाद रूल 32(5) है, और ये एक मार्जिन स्कीम के बारे में बताया गया है। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एक डीलर है जो डीलर बाइंग करता है और सेलिंग करता है, सेकेंड हैंड गुड्स में डीलिंग करता है, तो उसके लिए यहाँ पे रूल 32(5) है मार्जिन स्कीम का। बोला ये जो मार्जिन स्कीम है सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स के लिए मिलेगी, और वो भी उस डीलर को, वो उस पर्सन को जो डीलिंग करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की। दूसरे पॉइंट में बोला कि इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, तो जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस परचेज प्राइस कर दो, जो भी मार्जिन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डीलर ने कोई सेकंड हैंड गुड्स बेचे 3 लाख रुपए में और उसकी परचेज उसने करी थी 2,50,000 में, तो यहाँ पे 50,000 रुपए की जो भी वैल्यू है उसी पे जीएसटी लगेगा, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। थर्ड पॉइंट में बोला कि अगर मार्जिन स्कीम का बेनिफिट ले रहा है ये डीलर, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ही शैल नॉट क्लेम आईटीसी ऑन द परचेज ऑफ सच सेकंड हैंड गुड्स। एंड लास्टली पॉइंट जो 4 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परचेज, आपको परचेज वैल्यू निकालनी है ऑफ द गुड्स विच इज परचेज, गुड्स विच इज रिपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। ये बैंक्स के केस में होता है यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने किसी को लोन दिया है और उस पर्सन ने, उस बोरोवर ने लोन रीपे टाइम पे नहीं किया और बार बार डिफॉल्ट करी जा रहा है, तो वो डिफॉल्टिंग बोरोवर से बैंक अब उसके लोन के बदले उसके गुड्स रिपोजेस कर लेगी। तो ये बैंक ने जो गुड्स रिपोजेस किए इनकी परचेज वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बैंक तो ये गुड्स अपने पास रखेगा नहीं, इनको बेचेगा। और अगर बैंक मार्जिन स्कीम ले रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस क्या लेगा, इसने तो गुड्स रिपोजेस किए, तो यहाँ पे उसकी कंप्यूटेशन बताई गई है। परचेज प्राइस के लिए उस डिफॉल्टिंग बोरोवर का ही पहले तो परचेज प्राइस ले लेना, डिफॉल्टिंग बोरोवर का, माइनस कुछ रिडक्शन करना अलाउड है, रिडक्शन एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। इतने पीरियड का आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलेगा। ध्यान रखना कौन से पीरियड का, जिस दिन से उस डिफॉल्टिंग बोरोवर ने परचेज किया था वहां से लेके जिस दिन पे बैंक पर्सन मेकिंग रिपोजिशन सेल कर रहा है, तो परचेज डेट उसकी पर्सन की लेना और यहाँ पे सेल डेट बैंक की ले लेना, इतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिडक्शन मिलेगा एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। तो उस वाले की जो डिफॉल्टिंग बोरोवर की परचेज वैल्यू माइनस ये रिडक्शन, जो भी अमाउंट आएगा ये परचेज प्राइस होगा इस पर्सन का, दैट इज पर्सन मेकिंग ये रिपोजिशन जो कर रहा है उसके लिए। तो ये पूरी कैलकुलेशन थी। अब यहाँ पे जो क्वार्टर का मतलब है ये एक बार समझना, यहाँ पे जीएसटी में क्वार्टर का डेफिनेट मीनिंग है। बोला गया कि अगर आपको क्वार्टर डिसाइड करना तो डेट टू डेट नहीं लेना, आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे जीएसटी में डिफाइन क्वार्टर है जैन फेब मार्च, और ऐसे 3-3 महीने के क्वार्टर हैं। तो अगर परचेज डेट है 2 फेब की और सेल डेट है 2 नवंबर की, तो इस पीरियड में आपको जितने क्वार्टर्स आए वो लेने हैं। तो जैन फेब मार्च का पार्ट ऑफ द क्वार्टर है वो भी लिया जाएगा। उसके बाद 2 फुल क्वार्टर्स होंगे, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर की 2 फुल क्वार्टर ले लो, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर लिया जाएगा, और आपको 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर पकड़ के 20% का रिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऐसे आपको क्वार्टर देखना है, ये स्पेसिफिक तरीके से। ये पूरी चीजें थी रूल 32(5) की। अब लास्टली तुम्हारे पास स्क्रीन पे रूल 32(6), जिसमें बोला गया कि वाउचर्स के केस में जो वाउचर्स रिडीमेबल वाउचर्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो यहाँ पे एक बात समझना, इस वाउचर के अगेंस्ट जो सप्लाई रिडीमेबल है, जो कस्टमर आके जो सप्लाई रिडीम कर सकता है इस वाउचर के अगेंस्ट, उस सप्लाई की आपको मनी वैल्यू लेनी है, वही मनी वैल्यू इस वाउचर की वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी।
वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ द सप्लाईज विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर, स्टैम्प्स, कूपन्स और टोकन्स। ये था 32(6). इसके बाद रूल 32(7) है, बट यहाँ पे कुछ सर्विसेज नोटिफाई करने का पावर है, बट नो सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड सो फार। तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, आप इसको कट करके छोड़ सकते हो। ये पूरी कहानी थी रूल 32 की। इसके आगे रूल 33 और आगे पूरी कहानी है। रूल 33 है, 34 है, 35 है और कुछ सर्कुलर है जो मैं तुमको बोल रहा था। ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ में। लेकिन अब एक बात समझना, ये चीज़ मैं एक अच्छे डायग्राम से तुमको डिस्कस कराता हूँ। तो एक बार मैं स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ जहाँ पे मैं तुमको और डिटेलिंग में समझा पाऊंगा। तो वो मेरे नोट्स दूसरे इसमें है, मैं वो नोट्स दिखा के स्क्रीन स्विच करके तुमको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 33। ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ अ प्योर एजेंट। अब प्योर एजेंट के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस डायग्राम को देखोगे तो तुमको यहीं से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैंने स्टेप वाइज रखा है, स्टेप 1 2 3। इससे तुमको ये और ज्यादा इजीली समझ में आएगा और पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा प्योर एजेंट का। अब होता क्या है, यहाँ पे एक सप्लायर है मिस्टर राजू, ये कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है मिस्टर सनी को, जो रेसिपिएंट है। लेकिन जब ये कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, उस दौरान पता चला उस कार में कोई पार्ट्स खराब है। तो यहाँ पर रेसिपिएंट ने उस सप्लायर को ही ऑथराइज कर दिया कि भाई तू मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी से वो गुड्स ले ले कार के स्पेयर पार्ट्स और थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दे मेरे बिहाफ पे। यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 2। ये जो सप्लायर है मिस्टर राजू, अब ये रेसिपिएंट के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से गुड्स लेगा, थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा एज अ प्योर एजेंट। यहाँ पे आया प्योर एजेंट। अब ये वो गुड्स लाके इसको दे देगा, उसकी कार में फिट कर देगा, वो सारा काम होगा। लास्टली अब जब ये सप्लायर उसको इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस में ये सेपरेटली मेंशन करेगा इसकी जो चार्जेस है 2000 रुपए जो कार रिपेयरिंग की है वो मेंशन करेगा, एंड सेपरेटली 3000 रुपीज मेंशन कर देगा फॉर द गुड्स विच ही हैज प्रोक्यूर्ड एज अ प्योर एजेंट, जो इसने 3000 रुपए खर्चा किए। इसका टोटल इनवॉइस बनेगा 5000 रुपए का। इसीलिए यहाँ पे सप्लायर मिस्टर राजू की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 5000 रुपए होगी। अब यहां पे आता है रूल नंबर 33, और रूल नंबर 33 दो लाइन बोलता है जो तुमको स्क्रीन के एकदम नीचे साइड पे दिखती है। रूल 33 ने बोला द एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट विच ही हैज इनकर्ड एज अ प्योर एजेंट, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 5000 माइनस रुपीज 3000 जो इसने प्योर एजेंट की तरह खर्चा किए, और जो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बचेगी 2000। लेकिन ये जो 3000 रुपीज माइनस करने का इसको बेनिफिट मिलेगा, ये जो रूल 3 का बोला, ये एक्सपेंडिचर माइनस तब कर पाएगा व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो नीचे 3 कंडीशन है। मिस्टर राजू को जो प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है उसको ये 3 कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी, तब जाके वो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ये 3000 रुपीज माइनस कर सकता है जो उसने खर्चा किए हैं एज अ प्योर एजेंट। ये 3 कंडीशंस जो तुमको मैंने बताई उसमें ही क्लियर हो जाएगा। पहली कंडीशन ये कि ये जो भी सप्लायर है मिस्टर राजू, ही जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। जब वो थर्ड पार्टी से गुड्स ले रहा है, थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है, एट दैट टाइम ही जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट। कंडीशन नंबर 2, ये जो भी पेमेंट दी इसने थर्ड पार्टी को 3000 रुपए, ये पेमेंट को उस इनवॉइस में, जब रेसिपिएंट को इनवॉइस देगा तो उस इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन करना चाहिए कि भाई ये 3000 रुपए मैंने खर्चा किए हैं एज अ प्योर एजेंट, तो वो सेपरेटली मेंशन करना है इनवॉइस में। और तीसरी कंडीशन, ये जो मिस्टर राजू है इसने जो भी सप्लाईज प्रोक्योर की है, दोज आर इन एडिशन टू द सप्लाईज विच ही इज प्रोवाइडिंग ऑन हिज ओन अकाउंट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, मिस्टर राजू ने अपने ओन अकाउंट पे उसने कार रिपेयरिंग की सर्विस दी, एंड इन एडिशन टू दैट वो कुछ गुड्स प्रोक्योर करके लाके दे रहा है वो कार के स्पेयर पार्ट्स। तो वो इन एडिशन है, मेन तो ये अपनी कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है। ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई करता है मिस्टर राजू, तो उसकी जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ये 3000 रुपीज माइनस कर लेगा और उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 2000। लेकिन उसको तीनों कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी। अगर एक भी कंडीशन उसने कंप्लाई नहीं की तो उसको रूल 33 का ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये था रूल 33, बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया। अब एक बात समझना, रूल 33 में और एक पॉइंट है, वो बोलता है प्योर एजेंट है कौन भाई, प्योर एजेंट कौन कहलाया जाएगा। तो इसका पॉइंट नंबर 2 बोलता है प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन जिसमें ये सारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ट्रांजेक्शन में ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो मिस्टर राजू प्योर एजेंट तब कहलाया जाएगा जब उसने ये चारों कंडीशंस कंप्लाई करी है। पहली कंडीशन, देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। तो मिस्टर राजू जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है मिस्टर सनी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और उस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में ये बात लिखी होगी कि सप्लायर इज विल एक्ट एज अ प्योर एजेंट। जब वो कोई गुड्स ले रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, एट दैट टाइम ही विल एक्ट एज अ प्योर एजेंट। दूसरी कंडीशन, इसने जो भी ये गुड्स और सर्विसेज प्रोक्यूर करता है थर्ड पार्टी से, एट दैट टाइम ये जो भी गुड्स प्रोक्यूर किए हैं उसमें ना इसका टाइटल है, ही डज नॉट होल्ड एनी टाइटल टू दोस गुड्स और सर्विसेज, नीदर इंटेंड्स टू होल्ड एनी टाइटल टू दोस गुड्स और सर्विसेज जो इसने प्रोक्यूर की रेसिपिएंट के लिए। तीसरी कंडीशन, जो भी गुड्स और सर्विसेज ये प्रोक्यूर करता है, ही डज नॉट यूज दोस गुड्स और सर्विसेज फॉर हिज ओन पर्पस, फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। तो बस गुड्स और सर्विसेज लिया और सीधा रेसिपिएंट को दे दिया, उसमें अपने यूज के लिए वो उन गुड्स और सर्विसेज को नहीं लेता। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो भी इसने पेमेंट करी है
थर्ड पार्टी से जब ये अपना थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रही है, रेसिपेंट से जब ये पेमेंट वसूलेगा, एट दैट टाइम ही रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट। तो इसने 3,000 रुपए पे किए थे, अगर ये सिर्फ 3,000 रुपए ही वसूलता है तब ये प्योर एजेंट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर ये चारों में से एक भी कंडीशन नहीं कंप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 3,000 की जगह पे 3,200 रुपए ले लिए, तब ऐसे केस में ये प्योर एजेंट नहीं कहलाया जाएगा। और अगर ये प्योर एजेंट नहीं कहलाया जाएगा तो रूल 33 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योर एजेंट नहीं है। और अगर रूल 33 का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो जो भी खर्चा करता है जब थर्ड पार्टी को पेमेंट देता है वो माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये प्योर एजेंट नहीं है। तो ये चारों कंडीशंस उसको कंप्लाई करेगा तब वो प्योर एजेंट कहलाया जाएगा, और ट्रांजैक्शन वाइज उसको ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी। ये था रूल 33। अब रूल 33 के बाद तुम स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे है रूल 34, और रूल 34 में बोला गया कोई रेट ऑफ एक्सचेंज आपको क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तो अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है तो रेट विच इज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी अंडर द कस्टम्स एक्ट, वो वाला रेट ले लेना। बट वो किस डेट का लेना है, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। और अगर बात करें सर्विसेज का कोई ट्रांजैक्शन है तो ऐसे केस में आपको रेट लेना है एज पर गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और वो किस डेट का लेना है, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये रूल 34 था, सिंपल सा था। उसके बाद रूल 35, ये भी सिंपल है। यहाँ पे बोला गया अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जिसमें वैल्यू ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको उसमें से टैक्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये आपको ऑलरेडी आता है, यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करके निकालते हैं, बट इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, वही फॉर्मूला जो आप करते हो यूज कैलकुलेटर पे। जो भी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है वो ले लेना। मान लो इसमें 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 18 डिवाइड बाय 118, इससे आपका टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके निकल जाएगा। ये रूल 35 है, आई नो तुमको आता है, बस ये रूल में था तो बता दिया। उसके बाद कुछ सर्कुलर्स हैं, ये सर्कुलर्स भी आपको देखने बड़े इंपॉर्टेंट है। दो सर्कुलर्स है, पहला है मोल्ड्स एंड डाइस के रिस्पेक्ट में। अब मोल्ड्स एंड डाइस के रिस्पेक्ट में ये दो केसेस है। केस 1 तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे, और एक केस 2 है। इसको मैं पहले आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि इस इंडस्ट्री में होता क्या है। कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, वो बस कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके इस पर्सन को देता है, ये रेसिपेंट होता है OEM। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। लेकिन इंडस्ट्री प्रैक्टिस में ये होता है कि ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मोल्ड्स एंड डाइज लगते हैं, वो यूजुअली ये जो रेसिपिएंट है OEM, ये खुद ही अपना मोल्ड्स एंड डाइज इसको दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलता है इस मोल्ड्स एंड डाइज के बेसिस पे तुम मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करके देना। यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। ये मोल्ड्स एंड डाइज जो यहाँ पे दिया जाता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, इसको यहाँ पे अब जीएसटी में क्लैरिफिकेशन क्या आया और इशू क्या था। पहले देखो, इशू ये था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो यहाँ पे ये मुद्दा ये था कि क्या मोल्ड्स एंड डाइज जो इसको फ्री में मिले हैं, क्या मोल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में। क्या मोल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू ऐड करेंगे, क्या इस पे सेक्शन 15(2)B अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये बोल सकते हैं कि मोल्ड्स एंड डाइज सप्लायर की लाइबिलिटी थी और वो रेसिपेंट ने इनकर की, तो क्या 15(2)B अप्लाई हुआ, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये मोल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू ऐड होगी। ये इशू था, इसको क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने एक सर्कुलर लाया। इस सर्कुलर को मैंने अपने हिसाब से दो केसेस में बांटा है, ये सीए इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल से मैंने लिया है, बट इसको मैंने दो सर्कुलर्स में बांटा है ताकि तुमको समझने में ज्यादा आसानी हो। दो केसेस में बांटा है। पहला केस ये है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और OEM के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया कि ये जो OEM है, ये खुद ये रेसिपेंट है, ये रेसिपेंट खुद मोल्ड्स एंड डाइज लाके देगा। मोल्ड्स एंड डाइज लाने की जिम्मेदारी इसकी है, ये अपने पैसों से मोल्ड्स एंड डाइज लाएगा। दैट सिंपली मीन्स ये जो सप्लायर है जो मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है, इसके ऊपर मोल्ड्स एंड डाइज लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, इसकी लाइबिलिटी नहीं है। तो 15(2)B एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 15(2)B क्या बोलता है, लाइबिलिटी सप्लायर की थी और पेमेंट अगर रेसिपेंट ने किया तब जाके अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी इसकी ही थी, मोल्ड्स एंड डाइज इस रेसिपेंट को ही लाने थे, तो यहाँ पे 15(2)B अप्लाई नहीं होगा। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें आप मोल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू ऐड नहीं करोगे, मोल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू ऐड नहीं करोगे। ये था केस 1, जब मोल्ड्स एंड डाइज ये OEM ही लाके देगा। दूसरा केस है यहाँ पे केस 2, और केस 2 में बोला गया कि अगर ऐसा ट्रांजेक्शन है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मोल्ड्स एंड डाइज लाके लेके आने की जिम्मेदारी इस कंपोनेंट वाले की थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इसकी लाइबिलिटी थी, लेकिन वो मोल्ड्स एंड डाइज फ्री ऑफ कॉस्ट इसने खुद के खर्चे से लाया और इसको दे दिया एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे 15(2)B अप्लाई होगा, क्योंकि 15(2)B बोलता है सप्लायर की लाइबिलिटी थी और अगर वो रेसिपेंट ने इनकर किया तब आप 15(2)B अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सेम केस हो रहा है, मोल्ड्स एंड डाइज इसको लेके आने थे इस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, लेकिन OEM ने लेके आ गया और इसने लाके फ्री में दे दिए, 15(2)B एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप मोल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू ऐड कर देंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहाँ पे सप्लायर के ऊपर जिम्मेदारी थी मोल्ड्स एंड डाइज लेके आने की। तो ये केस 2 था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीजें तुमको बता दी मोल्ड्स एंड डाइज वाली।
अब लास्ट एक सर्कुलर बचा है, हार्डली 3-4 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा। एयरपोर्ट लेवीज से रिलेटेड है। एयरपोर्ट लेवीज का एक यहाँ पे इन्होंने ट्रांजेक्शन बताया है। अब तुमको स्क्रीन पे एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है, एक छोटा सा ट्रांजेक्शन नीचे भी है, पहले इसको देख लो। एयरपोर्ट ऑपरेटर, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे पूरा एयरपोर्ट मेंटेन्ड है, चमक रहा है, पूरा क्लीनिंग होती है और वहाँ पे सब कुछ चीजें आपको फैसिलिटीज अच्छी रहती है, एयरपोर्ट साफ रहता है। ये एयरपोर्ट साफ रखने का काम एयरपोर्ट ऑपरेटर करता है, जो ऑरेंज में तुमको दिख रहा है एयरपोर्ट ऑपरेटर। ये एक तरीके से सर्विस दे रहा है, एयरपोर्ट मेंटेन करने की सर्विस, और वो पैसेंजर को दे रहा है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्ट पैसेंजर को देता है। और अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है तो बदले में कंसिडरेशन भी आना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन डायरेक्ट पैसेंजर एयरपोर्ट ऑपरेटर को नहीं देता है। यहाँ पे यूजुअली प्रैक्टिस ये होती है कि जो एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो एयरलाइंस, जो भी आकाशा एयरलाइंस, ये क्या करते हैं, एयर टिकट के साथ में वो कंसिडरेशन ले लेते हैं पीएसएफ और यूडीएफ के नाम पे, और वो कंसिडरेशन दे देते हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर को। तो ये पूरा एक सप्लाई का ट्रांजेक्शन हो गया। अगर आप बीच में से एक बार के एयरलाइंस को आप बीच में से हटा दो, तो इन्होंने सर्विस दी, एयरपोर्ट ऑपरेटर ने पैसेंजर को, और पैसेंजर ने कंसिडरेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ पीएसएफ यूडीएफ। अगर ये आप समझोगे तो पॉइंट नंबर 1, ये जो एयरपोर्ट ऑपरेटर ने इसको जो भी सर्विस दी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये लायबल टू जीएसटी है। पॉइंट नंबर 2, अगर ये लायबल टू जीएसटी है तो भाई इस पे ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? तो एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है ऑरेंज कलर का, उसके वही सप्लायर है, वही टैक्स पे करेगा, ही इज लायबल टू पे टैक्स। पॉइंट नंबर 3, अगर टैक्स पे किया गया है तो क्या इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा? और अगर आईटीसी मिलेगा तो किसको मिलेगा, एयरलाइन को मिलेगा कि पैसेंजर को मिलेगा? आंसर इज रेसिपिएंट कौन है भाई? रेसिपिएंट यहाँ पे पैसेंजर है, सर्विस रिसीव उसने की है, तो आईटीसी का बेनिफिट उसी को मिलेगा। और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो वेरी वेल आईटीसी ले सकता है। पॉइंट नंबर 4, इस कहानी का आखिरी पॉइंट, भाई सब कुछ अगर ठीक है, इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो बीच में एयरलाइंस कर क्या रहा है? तो एयरलाइंस बस एक प्योर एजेंट की तरह है, वो पीएसएफ एंड यूडीएफ कलेक्ट करता है और पीएसएफ एंड यूडीएफ एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देता है। पूरा सर्कुलर इसी के ऊपर बेस्ड था, ये मैंने तुमको पूरा डायग्राम के हिसाब से बता दिया। पॉइंट नंबर 1 में देखो, मैंने बोला कि डायग्राम में लिखा है एयरपोर्ट ऑपरेटर ने ये सर्विस दी है पैसेंजर को, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, लायबल टू जीएसटी, वो डायग्राम में भी लिखा है, नीचे पॉइंट में भी लिखा है। पॉइंट नंबर 2, इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? भाई एयरपोर्ट ऑपरेटर पे करेगा, वही तो सप्लायर है, तो वो भी मैंने पॉइंट 2 में क्लियरली लिख दिया है। पॉइंट नंबर 3, आईटीसी कौन लेगा? आईटीसी पैसेंजर लेगा, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी ले लेगा, ये तुमको डायग्राम से भी दिख रहा है, नीचे नोट्स में भी दिख रहा है। पॉइंट नंबर 4, एयरलाइंस बीच में क्या कर रही है भाई? एयरलाइंस बस बीच में एक प्योर एजेंट की तरह अपना काम कर रही है, वो यहाँ से पीएसएफ एंड यूडीएफ कलेक्ट करती है और पीएसएफ और यूडीएफ एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देती है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था, ये प्योर एजेंट की तरह काम करेंगे, या आप रीड कर लो यहाँ से पॉज करके, मोस्टली तुमको डायग्राम से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब लास्ट इस चैप्टर का बस लास्ट डायग्राम 2 मिनट का काम बाकी है, 1 मिनट का काम बाकी है। ट्रांजेक्शन 2, एक तरीके से इस एयरपोर्ट ऑपरेटर और इस एयरलाइंस के बीच में भी एक ट्रांजेक्शन है, और वो ट्रांजेक्शन ये है, एयरलाइंस जो है, जो इंडिगो एयरलाइंस है, जो भी एयरलाइंस है, ये फ्री फोकट में थोड़ी काम करेगी कि भाई यहाँ से पीएसएफ यूडीएफ कलेक्ट करना, पीएसएफ यूडीएफ देना, ये फ्री में नहीं करते। ये एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर को, उसका पैसा लेके आने की सर्विस दे रहे हैं। तो ये जो सर्विस है एयरलाइंस ने दी एयरपोर्ट ऑपरेटर को, दिस वाज सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ। और ये इसने सर्विस दी, एयरपोर्ट ऑपरेटर उसको कंसिडरेशन देगा, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन चार्जेस। तो भाई ये एक तरीके से पूरा सप्लाई ट्रांजेक्शन हो गया, जहां पे एयरलाइंस इज द सप्लायर और वो सप्लायर है तो वो जीएसटी पे करेगा, लायबल टू पे जीएसटी। और रेसिपिएंट कौन है? एयरपोर्ट ऑपरेटर, वो रेसिपिएंट है, वो आईटीसी ले सकता है। बस इतना सिंपल सा था। तो ऊपर 4 पॉइंट से ये 5th पॉइंट नीचे जो लिखा हुआ ये सर्कुलर का था, ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का ही था, ये सारी चीजें बता दी, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती है। आई होप यू लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस वीडियो। ये सर्कुलर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ओवर। यू लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस वीडियो। ऐसे ही मस्ती में मजाक में पढ़ते रहना, अच्छे से सारे रिविजन को बराबर से देखते रहना, अच्छे से सारी रिविजन, सारे और सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो। मेरे रिविजन वीडियोस ऐसे बाकी और चैप्टर के जल्दी जल्दी आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू दिस चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर स्टडी टाइम, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और अच्छे से पढ़ो यार, इस बार तुम पक्के से फाइनल एग्जाम्स अपने क्लियर कर लोगे, और उसके बाद तो भाई पार्टी ऐसी है बनने के बाद, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।